नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम कला की दुनिया की एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प बहस पर बात करने वाले हैं। एक तरफ है हमारी मूर्ति कला और दूसरी तरफ सेरेमिक्स यानी मिट्टी की कला। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों असल में एक ही हैं या इनके बीच कोई बहुत बड़ा फासला है। आज की हमारी इस चर्चा में हम इन्हीं दोनों कला रूपों के बुनियादी अंतर और कुछ ऐसे चौंकाने वाले कनेक्शन तलाशेंगे जो आपने शायद ही कभी सोचे होंगे। हम देखेंगे कि कैसे रूप, कार्य और आग मिलकर इन शानदार कलाकृतियों को जन्म देते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, आपके सामने एक बेहद खूबसूरत आकार वाली मिट्टी की कोई चीज रखी है, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या वो एक बर्तन है या फिर एक मूर्ति? सच में ये काफी कंफ्यूज करने वाला है। मतलब क्या कला की कोई भी सीमा इस बात से तय होती है कि उसे किस चीज से बनाया गया है, या फिर उसे बनाने का तरीका क्या था, या अंत में वो दिखती कैसी है? आपको बता दें, यही वो सवाल है जिस पर कला विशेषज्ञ अक्सर दो खेमों में बढ़ जाते हैं। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम सिरेमिक्स और मूर्ति कला को आमने सामने रखकर देखेंगे। देखिए, जब हम पारंपरिक मूर्ति कला की बात करते हैं ना, तो दिमाग में अक्सर पत्थर या लकड़ी जैसी सख्त चीजें आती हैं। ये असल में घटाने की प्रक्रिया है। मतलब आपने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसे तब तक तराशते रहें जब तक कि उसमें से एक मूर्ति बाहर ना आ जाए। ये पूरी तरह से 3D मास और स्पेस का खेल है। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सिरेमिक्स को देखें तो ये पूरी तरह से मिट्टी पर टिका है, और ये घटाने की नहीं बल्कि जोड़ने की प्रक्रिया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? इसे भट्टी की उस भयंकर गर्मी में पकाया जाता है। यही चीज इसे इतना ज्यादा टिकाऊ बना देती है। तो देखा जाए तो दोनों के बनने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा वैचारिक फर्क है। और जब हम भयंकर गर्मी कहते हैं तो इसका मतलब कोई 100-200 डिग्री नहीं है। हम यहाँ 1800 से लेकर 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान की बात कर रहे हैं। सिरेमिक्स को पकाने वाली भट्टियां इतनी ज्यादा गर्म होती हैं। बाप रे, ये तो सच में बहुत ज्यादा है। जरा सोचिए, अगर हम लकड़ी या कुछ धातुओं से बनी किसी पारंपरिक मूर्ति को इस भट्टी में डाल दें तो क्या होगा? 800 डिग्री सेल्सियस पार करते ही वो तुरंत पिघल जाएगी या फिर जलकर राख हो जाएगी। मतलब ये आग ही है जो इस साधारण सी मिट्टी को एक ऐसा अमर रूप दे देती है जो सदियों तक टिक सकता है। अब जबकि हमने इसके पीछे का विज्ञान समझ लिया है, तो अपने दूसरे भाग में देखते हैं कि आखिर इस मिट्टी को आकार कैसे दिया जाता है। अगर आप कभी सेरेमिक्स का कोई कोर्स करेंगे तो उसकी शुरुआत बहुत ही बेसिक तकनीकों से होती है, जैसे कि पिंच विधि। इसमें कुछ नहीं, बस अपनी उंगलियों से मिट्टी को चुटकी काट काट कर एक शेप दिया जाता है। हाँ, और फिर आती है कॉइल विधि, जहां मिट्टी की लंबी लंबी रस्सियां या छल्ले बनाकर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसके अलावा स्लैब विधि भी काफी आम है, जिसमें मिट्टी की चपटी परतों का इस्तेमाल होता है। सुनने में ये तरीके कितने साधारण लगते हैं ना, लेकिन जब ये तकनीकें एक साथ मिलती हैं तो इन्हीं से बेहद जटिल और खूबसूरत आकृतियां आकार लेती हैं। और कुम्हार के चाक का तो क्या ही कहना। उस पर तेजी से घूमती हुई मिट्टी को एक सुंदर आकार लेते हुए देखना किसी जादू से कम नहीं लगता। ये साफ दिखाता है कि मिट्टी असल में कितनी लचीली होती है। इसका पूरा स्वरूप बस इस बात पर निर्भर करता है कि ये कितनी तेजी से सूख रही है और चाक की गति क्या है। बिल्कुल, और मिट्टी का यही जो लचीलापन है ना, यही इसे पत्थर या लकड़ी से एकदम अलग खड़ा करता है। आप पत्थर के साथ तो ऐसी आज़ादी की कल्पना भी नहीं कर सकते, जहां आप पलक झपकते ही किसी चीज का आकार पूरी तरह से बदल दें। लेकिन असली कमाल तब होता है जब यही मिट्टी भट्टी के अंदर जाती है और टेराकोटा में बदल जाती है। जब इस मिट्टी को 700 से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच पकाया जाता है तो इसके अंदर एक बहुत ही गजब का रासायनिक बदलाव होता है। एकदम सही कहा आपने। इस गर्मी में मिट्टी अपने अंदर मौजूद उस पानी को पूरी तरह खो देती है जो रासायनिक तौर पर उससे जुड़ा होता है, और नतीजा वो बन जाती है एक बेहद कठोर, पानी में न घुलने वाली और लगभग कभी नष्ट न होने वाली चीज। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि इसी सटीक रासायनिक प्रक्रिया की वजह से आज हमारे पास हड़प्पा सभ्यता की वो मोहरें मौजूद हैं जो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और आज भी बिल्कुल वैसी ही सुरक्षित हैं। चलिए अब इतिहास और भूगोल की तरफ मुड़ते हैं। हमारे तीसरे भाग में बात करते हैं भारत की अपनी उस समृद्ध शिल्प विरासत की, जहां ये कला सदियों से फल फूल रही है। जब हम भारतीय कारीगरों की बात करते हैं तो उनकी कलात्मक रेंज सचमुच हैरान कर देती है। एक तरफ आप देखेंगे एक पारंपरिक कुम्हार को जो एक बड़े से घड़े पर बहुत ही बारीकी से डिजाइन उकेर रहा है, शायद कोई सांप या हाथी की आकृति बना रहा हो। और वहीं दूसरी तरफ आपको एक ऐसा शिल्पकार मिल जाएगा
जो पूरी तन्मयता से मिट्टी का एक शानदार मुखौटा तैयार कर रहा है। ध्यान दीजिए, एक बर्तन बना रहा है और दूसरा मूर्ति। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों के दोनों उसी एक मिट्टी और उसी एक तकनीक के धागे से जुड़े हुए हैं। अगर हम भारतीय कला के विकास को देखें तो ये सफर काफी दिलचस्प रहा है। करीब 50 ईसा पूर्व यानी कुषाण काल में पत्थर की नक्काशी का बहुत ज्यादा चलन था। हाँ, लेकिन फिर 300 ईस्वी के आते आते गुप्त और उत्तर गुप्त काल में एक बड़ा बदलाव आया। उस वक्त मंदिरों को सजाने के लिए इंसान के आकार जितनी बड़ी टेराकोटा मूर्तियों का इस्तेमाल होने लगा। और ये सिलसिला थमा नहीं। 1600 ईस्वी तक आते आते तो पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में ऐसे पूरे के पूरे मंदिर बन गए जो पूरी तरह से टेराकोटा की पट्टिकाओं से सजे हुए थे। कुषाण काल की कला के बारे में एक और बहुत खास बात है। उस समय मूर्तियां बनाने के लिए नीले भूरे बलुआ पत्थर का काफी इस्तेमाल किया गया था। और पता है इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन मूर्तियों को देखने पर आपको उस दौर के वैश्विक व्यापार और लोगों के प्रवासन का सीधा असर दिखाई देगा। बिल्कुल, उस समय की बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को अगर आप गौर से देखें तो उनमें ग्रीको रोमन शैली की झलक साफ दिखाई देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपोलो की मूर्तियां होती थीं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बाहरी दुनिया के प्रभाव ने कैसे सीधे तौर पर भारतीय पत्थर की कला को एक नया रूप दिया। लेकिन अब जरा एक नाटकीय बदलाव पर गौर करते हैं। सोचिए, एक तरफ तो मन्नत मांगने वाला एक छोटा सा मिट्टी का घोड़ा है और दूसरी तरफ एक विशालकाय टेराकोटा स्मारक। यहाँ दिमाग में तुरंत एक सवाल आता है कि आखिर इतनी बड़ी मिट्टी की मूर्तियां भट्टी की उस 2000 डिग्री वाली जानलेवा गर्मी में फट क्यों नहीं जाती? और यहीं पर एंट्री होती है हमारी प्राचीन इंजीनियरिंग के एक बेहद शानदार रहस्य की। जी हाँ, इन विशाल टेराकोटा आकृतियों को भट्टी में फटने से बचाने के लिए हमारे कुम्हार एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। वो इन्हें चाक पर एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग टुकड़ों में बनाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी की जो दीवार है उसकी मोटाई हर जगह एकदम बराबर रहे। सच में ये दिमाग चकरा देने वाला है, क्योंकि अगर मोटाई जरा भी ऊपर नीचे हुई तो भट्टी की भयंकर गर्मी से वो मूर्ति या तो चटक जाएगी या फिर सचमुच उसमें एक धमाका हो जाएगा। ये तकनीक अपने आप में सिरामिक्स के ज्ञान और विशाल मूर्ति कला का एक बेहतरीन संगम है। तो चलिए अब हम अपनी चर्चा के अंतिम चरण यानी भाग 4 में प्रवेश करते हैं, जहां रूप और कार्य आपस में मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि कला सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती, इसका हमारे समाज और संस्कृति में एक बहुत ही गहरा काम भी है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों से आने वाली इन मन्नत की टेराकोटा आकृतियों को ही ले लीजिए। अच्छा, इनके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल बस्तर जैसे इलाकों में आदिवासी समुदाय अपनी अच्छी सेहत, धन धान्य और बुरी ताकतों से बचाव के लिए देवी को टेराकोटा के बने बैल, बाघ और घोड़े चढ़ाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन मिट्टी के उपहारों ने प्राचीन काल में होने वाली पशु बलि की उस पुरानी प्रथा की जगह ले ली है। मतलब कला ने सीधे तौर पर समाज की एक पूरी की पूरी परंपरा को ही बदल कर रख दिया। और ये सारी बातें हमें वापस सिरामिक्स के उस सबसे बुनियादी और गहरे सवाल पर ले आती हैं कि क्या रूप कार्य के हिसाब से तय होता है? मतलब क्या किसी चीज का इस्तेमाल ये तय करता है कि वो कितनी खूबसूरत होगी, या फिर उसकी खूबसूरती उसके इस्तेमाल को तय करती है? सच कहूं तो ये कभी न खत्म होने वाली बहस है। क्या एक पानी का मटका सिर्फ इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि वो पानी जमा करने का अपना काम बखूबी करता है, या फिर उस कुम्हार ने जानबूझकर उसे वो कलात्मक रूप दिया है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम घंटों चर्चा कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि ये खास बात इतनी सटीक लगती है कि मिट्टी की बर्तनों का इतिहास मनुष्यों के दैनिक जीवन, उनकी मृत्यु और दफन, मानव प्रवास, व्यापार और विजय की कहानी बताता है। 100% की बात। चाहे वो पत्थर से तराशी गई किसी देवता की मूर्ति हो या फिर आग में पकाया गया पानी का एक साधारण सा बर्तन, ये शिल्प सिर्फ कला नहीं है, ये हमारी मानवता के वो अमिट निशान हैं जो कभी नहीं मिटने वाले। तो चलिए आज की चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए कि आज से हजारों साल बाद अगर भविष्य की कोई सभ्यता आज के हमारे इस आधुनिक जीवन की रोजमर्रा की चीजों को खोद कर निकाले तो क्या होगा? वाकई सोचने वाली बात है। हमारे आज के ये स्मार्टफोन, गैजेट्स और रोजमर्रा के सामान, उनके सामने हमारे बारे में क्या कहानी गढ़ेंगे? हमारा अपना मिट्टी का बर्तन क्या कहलाएगा? ये एक ऐसा नजरिया है जो हमारे आसपास की हर साधारण सी चीज को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।